नमस्कार, मैं डिफेंस सर्विसेज कोच धर्मेंद्र भाल से। आज हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट। आपने इम्प्रूवमेंट के बारे में एनडीए, सीडीएस या दूसरे एग्जाम्स के अंदर पढ़ा है। ये इंग्लिश चैप्टर्स का या हम कहें कि इंग्लिश सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इंग्लिश सिलेबस का भी एक महत्वपूर्ण ऐसा सेक्शन है कि एनडीए, सीडीएस के स्टूडेंट्स को इसे पढ़ना ही पड़ता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के किसी भी पोर्शन में एरर वाला सेक्शन होता है। एरर वाले सेक्शन को वो अंडरलाइन कर देते हैं। वो एरर जो सेक्शन एरर है वो फ्रेज भी हो सकता है, इडियम्स भी हो सकता है, कोई ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, टेंस से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी से भी वो रिलेट कर सकता है। कभी कभी ये मिस स्पेल्ड भी होता है। एनडीए में हर साल 10 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के पूछे ही जाते हैं। इंप्रूवमेंट को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये जो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की ग्रामेटिकल अपनी एक्यूरेसी पर, कि उसने ग्रामर कैसे पढ़ रखा है और उसको ग्रामर कितना आता है। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट्स वाला सेक्शन इतना ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है कि वो कहीं से भी निकालकर एरर दे देता है। आज हम 4-5 क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट्स के समझते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इंप्रूवमेंट का सेंटेंस कैसे होता है और उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखिए, इंप्रूवमेंट का यहां पर एक सेंटेंस देखिएगा। ये मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, यहां सामने है, आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। The mobile companies changed their handset last year, comma, and by doing so, they have managed to improve their sale. पहले तो हम एक चीज देखें कि यहां सेंटेंस जो बनाया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और एक कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस बनाया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। एक हिस्से को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है और अंडरलाइन पोर्शंस में जब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट्स के एग्जाम्स में या प्रैक्टिस के टाइम पर, तो आपको बताया जाता है कि हाँ, यहां पर इस सेंटेंस के अंडरलाइन पोर्शंस में कोई एरर है। इफ यू फाइंड द करेक्ट एरर ऑप्शंस तो प्लीज टिक ABCD वन ऑफ देम, या फिर उसको नो इंप्रूवमेंट में भी आप ये कर सकते हैं। अब यहां पर आप सेंटेंस देखें, ठीक है, कंपनीज है, चेंज्ड और कंपनीज आया तो देयर है, मतलब प्लूरल है। यदि ये नाउन प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। हैंडसेट्स ये भी प्लूरल किया है। चूंकि लास्ट ईयर आया है तो पास्ट इंडेफिनिट बनना तय है, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में लास्ट प्लस टाइम, यस्टरडे, अगो, ठीक है, ऐसा कुछ हो तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और फिर बाद वाला सेंटेंस बाय डूइंग सो दे हैव मैनेज्ड टू इंप्रूव देयर। अच्छा, जब आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, हैंडसेट्स वाला कॉन्सेप्ट प्लूरल, तो सब चीज प्लूरल है, तो फिर देयर के बाद ये नाउन प्लूरल क्यों नहीं है? क्योंकि सेल आप देखेंगे कि बाजार में SALE करके जो है इस तरह फ्लैग्स बने रहते हैं और लगे रहते हैं सेल, तो ये नाउन है। जब ये देयर है तो फिर इसको प्लूरल होना चाहिए। अब जैसे यदि ये यहां पर कोई एरर नहीं होता तो मैं इसे टिक कर देता, लेकिन चूंकि ये यहां पर एरर है इसे मैं टिक नहीं करूंगा। अब सेल के बाद उन्होंने आर्टिकल द लगा दिया। भाई, नाउन के साथ द, आर्टिकल द लगता है, लेकिन कौन सी नाउन के साथ आर्टिकल द लगता है ये हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, या नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तब आर्टिकल द लगता है। डायरेक्ट सेल कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलराइज वर्ड भी नहीं है कि आर्टिकल द लगाए, ठीक ना। अब ये इंप्रूव देयर सेल, ठीक है, ये टू है। अब टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ये भी सही है, और देयर है और सेल्स भी है, मतलब बिल्कुल ये सही लग रहा है कि हाँ, ये आंसर होगा ही होगा। और ये इंप्रूव कर लिया है और ये टू है और टू के बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हम रूल आउट करें। एक इसको रूल आउट करें, इसको रूल आउट करें, और इसको हमने पहले से ही रूल आउट कर दिया। सी को हमने टिक लगाया है कि ये आंसर सही हो सकता है। तो अब हम चेक करें और पता करें कि ये जो सी वाला आंसर सही है या नहीं। तो आंसर कह रहा है कि करेक्ट आंसर इज ठीक है। यहां पर आपने देखा होगा कि पहले से ही दे रखा है, आंसर ये है। तो ये सेल्स हमने यहां क्यों लगाया, आप बड़ी आसानी से इसको समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि हाँ सर, ये आंसर्स हमने
क्यों निकाला। और यहां भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। याद रखें, जब वर्ब के ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये टू लिखा हमने, और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर है इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। हिंदी में इसका मीनिंग के लिए होता है। क्या होता है ये? के लिए होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज प्लूरल। ठीक है, या इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। वी नीड टू यूज अ प्लूरल डिटर्मिनर। ठीक है ना, यहां पर प्लूरल डिटर्मिनर भी यूज करना है, वही से करना। हमने एसएसपीपी का रूल पढ़ा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, और फिर उसके साथ के जितने भी हिस्से हैं सब प्लूरल होंगे। राइट, ठीक है ना। फॉर दिस सब्जेक्ट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, प्लूरल डिटर्मिनर्स प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर ये चीज उन्होंने क्या बताया है कि द मोबाइल कंपनीज चेंज द हैंडसेट लास्ट ईयर, और ये मैनेज बाय डूइंग सो दे हैव। ठीक, तो ये इस तरह से इनका हमने उपयोग यहां पर किया है, और सेंटेंसेस यहां पर ये आंसर्स हमको दिख रहा है, टू इंप्रूव देयर सेल। तो यहां इंप्रूव देयर सेल्स के लिए ये आंसर यहां सही है, और आंसर क्यों सही है ये भी आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे। यदि कुछ आपको लग रहा है कि सर इसके आंसर्स में कुछ और होना है, तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स में जरूर करें, ताकि हम इस पर दोबारा बात कर सकें कमेंट्स के जरिए, या फिर मेरे अपने अगले वीडियो में कि इसको यहां पर समझने के लिए क्या कर सकते हम। ठीक, या दूसरा सेंटेंस में देख रहा हूं और दूसरे सेंटेंस को आप समझ रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। द प्रिंस वाज टोल्ड किल द ड्रैगन। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू डू सो दे हैड टू क्रॉस फॉरबिडन माउंटेन। ठीक, अब उसको क्या करना पड़ा या पड़ेगा? ठीक है, फॉरबिडन माउंटेन। ठीक है, ये कोई नाउन है, जगह है ये। ही हैड टू, ये सेपरेट सेंटेंस है, कॉमा है यहाँ। ठीक ना, बट इन ऑर्डर टू डू सो, ये फ्रेजल हो जाता है ये। ठीक, ऐसा करने के लिए, और यहां सेंटेंस है। अब प्रिंस वाज टोल्ड, प्रिंस के बाद वाज है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, आपको तो पता ही है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, अब दो वर्ब एक साथ ले लिए इन्होंने, दो वर्ब क्या ले लिए? एक साथ ले लिए। और हम और आप तो जानते हैं ना कि दो वर्ब एक साथ उपयोग नहीं की जाती, या तो उसे जिरन बनाओ या इन्फिनिटिव बनाओ। दो एडजेक्टिव भी यूज नहीं किया जा सकते एक साथ, दो नाउन भी एक साथ यूज नहीं की जा सकती। तो आप देखिए यहां पर ये इसको इन्फिनिटिव बनाए। क्यों इन्फिनिटिव नहीं बनाए? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी पिछला हमने सीखा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब वाज टोल्ड किलिंग, ठीक है ना, आईएनजी बना दिया, जीरन लिख दिया इसको। ठीक है ना, जीरन भी बराबर नहीं है, फॉर आना जरूरी है। ठीक, नो इंप्रूवमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि एरर है वहां पर, तो इसको भी रूल आउट करें। ठीक ना, वाज टोल्ड टू, ये टी डबल ओ है, ये एडजेक्टिव कहलाता है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये वाज टोल्ड टू किल, ये इन्फिनिटिव। बिल्कुल अपन को लग रहा है कि सर ये बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे? डी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे कि सर जो है दो वर्ब के बीच में यदि फर्स्ट फॉर्म है बाद वाली वर्ब, तो फिर उसे हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो ये सेंटेंस का आंसर हमारे पास यहां भी बिल्कुल सही है, वाज टोल्ड टू किल द ड्रैगन। ठीक, वाज प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज द करेक्ट पैसिव वर्ब फ्रेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने वाज वर्ब थर्ड फॉर्म किया ही है। इफ टू वर्ब कम्स टुगेदर टू कीप द सेकंड वर्ब इन द इन्फिनिटिव। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जब दो वर्ब आती तो एक को हमको इन्फिनिटिव बनानी रहती, जिरन बनाना रहता है। अब यहां हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? ये करेक्ट आंसर हम यहां देख रहे हैं, कौन सा? टू किल। ठीक है सर, समझ में भी आ गई बात कि टू किल वाला जो है करेक्ट आंसर क्यों है, और इसे हमने क्यों टिक किया है एज ए करेक्ट आंसर। तो आप और हमको समझ में आना चाहिए, बड़ा सेंटेंस है और एग्जाम का सेंटेंस है ये सर। एग्जाम्स में आए हुए सेंटेंस में जब हम उसको आपको मतलब कि जो है इस पीपीटी के जरिए समझाते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं, बाकी ये तो एग्जाम में आए हुए सेंटेंस होते हैं। अब देखो, मैं अगला तीसरा सेंटेंस आपको समझाता हूं, आप भी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि हाँ सर ये सेंटेंसेस, तो आप इसे पढ़ो और देखें। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आप पता कर लेंगे कि हाँ सर इसका एरर मुझे मालूम है। माई सिस्टर्स डोंट सी आई इन आई विथ मी अबाउट द अरेंजमेंट फॉर द पिकनिक। अब यहां इस सेंटेंसेस को समझने के पहले अंडरलाइन पोर्शंस कौन है हमारा?
अंडरलाइन पोर्शन सी आई इन आई। ठीक, अब हमको ये इडम से फ्रेज है, इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। यदि मीनिंग नहीं मालूम है आप आंसर इसका नहीं निकाल सकते। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमारी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इतनी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग होती है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता हो जाता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। तो यदि आपको पता हो जाए कि माई सिस्टर्स डोंट, ठीक है ना, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक, ये इसका पता हो जाएगा कि हाँ यार इसका मतलब होता है सहमति होना पिकनिक के अरेंजमेंट के लिए, तो फिर आपके लिए आंसर्स निकालना जरूरी। सी आई एन आई, सी आई फ्रॉम आई, नो इम्प्रूव। अब आप कहेंगे सर सी आई टू आई होना चाहिए, पर इसके लिए भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि सी आई टू आई क्यों, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ सेंटेंस में सी आई टू आई क्यों यहाँ पर लगेगा इनके बजाय। इसके पीछे देखो ये रेडीमेड कॉन्सेप्ट है। हम आप और हमने यदि फ्रेज पढ़े हैं तो फ्रेज पढ़े हैं, इडम्स पढ़े हैं, फ्रेज पढ़े हैं, और सी आई टू आई पढ़ा हुआ है, जिससे सहमत होना, बिल्कुल आंख से आंख मिलाना, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये सहमति शो कर देना सी आई टू आई होता है और रेगुलर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ये। अब देखो यहां पर इसमें बताया कि सी आई टू आई इज अ करेक्ट इडम्स, दैट मींस बी इन फुल एग्रीमेंट, मतलब आपसे सहमति बताना। यदि मैं किसी की बोले इफ आई सी आई टू आई विथ एनीवन, तो फिर मैं क्या करूंगा, सहमति जताऊंगा ना कि हाँ भाई ठीक है, आग चुराऊंगा, आग दिखाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ चूजन द ऑप्शंस फॉलो द गिवन, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं इसका बताऊं कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो फिर आपके पास इसका आंसर ये यहां है, और यहां पर इन्होंने कहा कि सी आई टू आई। इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, आप भी समझते हैं कि ये सर सी आई टू आई मैंने यहां क्यों लिखा और इसका आंसर क्या है। बस इसका मीनिंग हमको समझना था। यदि हम इसका मीनिंग समझते हैं तो यहां पर बड़ी आसानी से इसका ये। तो कभी कभी अच्छा खूब सारी रीडिंग, यदि इंग्लिश के फ्रेजेस के रीडिंग कर रहे हैं, वोकैब्स के रीड कर रहे हैं, आपको ग्रामर अच्छा आता है, सेंटेंस कंपोजिशन आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए। इंप्रूवमेंट्स का प्रैक्टिस सभी में, आजकल तो छोटी से छोटी एग्जाम्स में भी इंप्रूवमेंट्स आने लग गए हैं। बस छोटी एग्जाम छोटा सेंटेंस, बड़ी एग्जाम बड़ा सेंटेंस, बस इतना कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। बाकी तो इंप्रूवमेंट आजकल सभी एग्जाम, पहले ये सिर्फ बैंकिंग एसएससी में इनमें पूछे जाते थे, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से यदि पूछा जाता है तो वो एनडीए और सीडीएस में पूछा जाता है। देखो अगला सेंटेंस है, आप भी पढ़ रहे होंगे, माई फॉर सम रीजन यू विश टू डिप्लॉय मी ऑफ आर फॉर्मर फ्रेंडशिप, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। क्या मीनिंग मालूम होना चाहिए इसका, ये भी एक फ्रेजल है ना, एक फ्रेजल वर्ब है ये। डिप्राई ये आपने डिप्राइव मतलब वंचित करना आपने पढ़ा होगा, और ये उसके साथ ऑफ लगता है, ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे सॉरी के साथ हमेशा फॉर लिखते हैं हम, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ लिखते हैं हम, लिसन के साथ हमेशा टू लिखते हैं, एनॉयड के साथ हमेशा एट लिखते हैं। ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है कि सर आपको कोई इसको पढ़ाने में आ जाए, नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमारी जहन में रहता है कि सर डिप्लॉय जो है ना वो ऑफ को फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसको फॉलो करता है, और इसका मतलब होता है वंचित। तो अब यहाँ पर ये मैं ये डिप्लॉय मी ऑफ, ठीक है, ठीक ना, डिप्लॉय मी ऑफ ये यहाँ, तो यहाँ ये जो उपयोग कर रहा है। अब ये मैं क्यों नहीं ले सकता, सर यहाँ भी तो इन्होंने ऑफ ही लिखा, अरे ये टू है ना, तो ये इन्फिनिटी बनाऊंगा मैं, टू के बाद मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है ये। अब ये यहां पर यदि मैं ये शिफ्ट कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बात में तो ठीक है, अब नो इंप्रूवमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वहां इंप्रूवमेंट। अब मी ये, अब ये वाला जो है आंसर्स करेक्ट हो गया। अब ये फ्रॉम है तो मैं ये लगा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ सी आंसर्स क्यों दिया है ये आप अच्छे से जान गए और समझ गए। अब यहाँ गए कि टू फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये अभी हमको लगातार पढ़ाया जा रहा है कि ये इन्फिनिटिव है, टू आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इससे हम इसको रूल आउट करेंगे। चूंकि यहां पर कहीं ना कहीं एरर है तो नो इंप्रूवमेंट भी हम नहीं करेंगे, और डिप्लॉय को फ्रॉम के साथ फॉलो ही नहीं करता है, वो प्रीपोजिशन ही नहीं है। ये डिप्लॉय ऑफ इज द करेक्ट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन। तो चूज एन ऑप्शंस फॉलोज, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अब इसका यदि करेक्ट आंसर्स देखेंगे तो करेक्ट आंसर्स हमारे पास क्या है, ये रहा, ये करेक्ट आंसर है हमारे पास, ये यहां पर, और इस करेक्ट आंसर्स को ये डिप्राइव। तो डिप्राइव किसको फॉलो करता है, हमेशा ऑफ को फॉलो करता है, और हम उसी के साथ उसको उपयोग करते हैं, ठीक। अब 5वां नंबर का सेंटेंस देखते हैं और उसको समझते हैं। आप भी देखने के बाद सेंटेंस को समझ जाएंगे और बड़ी आसानी से क्या करेंगे, उसे आप सॉल्व करेंगे। चलो आप पहले से पढ़े और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। टूरिस्ट विजिटिंग लेह टेक होम फोटोज एंड मेमोरीज। भाई जो लेह घूमे हैं वो क्या कर दिए हैं, वहां की यादें लेकर गए, फोटोज लेकर गए, बट लीव बैक
अ माउंटेन ऑफ वेस्ट। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी जो है वहां पर गंदगी और ये सब छोड़ कर गए। तो लीव बैक नहीं यार, मतलब लीव अवे, लीव बैक, अपन उनके पीछे सब क्या छोड़ जाते हैं, यादें तो ले आते, लेकिन हमारे पीछे क्या छोड़ जाते हैं, ये सब मतलब कि जो है वहां पर अपना जहां हम पिकनिक के लिए ये सब सारी चीजें लेकर गए, वेपर्स लेकर गए, खाने पीने की चीजें दूसरी, तो वो लीव बिहाइंड, हमारे पीछे हमने क्या छोड़ दिया, माउंटेन ऑफ वेस्ट। अब देखो लीव बिहाइंड ये विल बी द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर। ठीक, लीव बिहाइंड मींस गो अवे फ्रॉम ए प्लेस विदाउट टेकिंग समवन और समथिंग, ये अपनी चीजें छोड़ जाना। अब चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द ये, अब यहां यदि इसका आंसर्स देखेंगे तो हमारे लिए आंसर, इसका सही आंसर ये हमारे पास ये है, टूरिस्ट, विजिटिंग, लेह, टेक होम, फोटोज, ठीक है, मेमोरीज, बट लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ गए अ माउंटेन ऑफ वेस्ट। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चन हम करते हैं। और देखो प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी हमको उसका जो है आंसर्स मिलना शुरू हो जाता है। बस ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस से। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के जरिए आपको इंप्रूवमेंट्स हैं, क्लॉज पैसेजिंग है, ठीक है, एरर फाइंडिंग है, ग्रामर के दूसरे चैप्टर्स हैं, फ्रेजेस हैं, और दूसरे वोकैब, इन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको लगातार कराता रहूं। ठीक है, वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कोई चीज गड़बड़ हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में सुधारूंगा। जय हिंद।